Hello everyone, I am Risha and today I am going to talk about the landmark judgment of Kailash Nath Associates versus Delhi Development Authority and another. DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पब्लिक ऑक्शन या नीलामी ऑर्गेनाइज किया था एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जिसे प्लॉट 2A के नाम से रेफर किया जाता था। एप्लेंट यानी कि कैलाश नाथ एसोसिएट्स ने ऑक्शन में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। ऑक्शन की शर्तों के अनुसार एप्लेंट को अर्नेस्ट मनी यानी कि बोली राशि का 25% डीडीए को कैश या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करने के लिए कहा गया था। 18 फरवरी 1982 को एप्लेंट ने अर्नेस्ट मनी जमा कर दिया जिसके द्वारा बोली स्वीकार कर ली गई थी। साथ ही एप्लेंट को 17 मई 1982 तक बोली राशि का रिमेनिंग 75% का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि मई 1982 में एप्लेंट ने रिसेशन के कारण भुगतान का टाइम पीरियड बढ़ाने की मांग की। डीडी ने इस मांग को एक्सेप्ट किया और पीरियड फॉर पेमेंट एक्सटेंड कर दिया अक्टूबर 1982 तक, along with a rate of interest of 18% per annum, which could reach up to 36% per annum. लेकिन 1984 से 1987 तक इस मामले में आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया और एप्लेंट ने इस समय के बीच डीडीए से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन डीडीए ने जवाब देने से रिफ्रेन किया। 1987 में डीडीए ने रिमेनिंग 75% पेमेंट का लेटर लिखा एप्लेंट को, जिन्होंने उसी दिन उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 1994 में प्लॉट 2A को 11.78 करोड़ रुपए की राशि पर री ऑक्शन कर दिया गया और अर्नेस्ट मनी पेड बाय द एप्लेंट को फॉरफीट कर दिया गया। DDA said this was done consequently to the failure of payment of 75% money by the appellant. Appellant ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया और बयाना राशि यानी कि 25% जो उन्होंने पे किए थे की मांग की along with specific performance. कोर्ट ने बयाना राशि की मांग को स्वीकार किया पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील ने सिंगल बेंच के फैसले को रिवर्स कर दिया और बयाना राशि लौटाने की मांग को भी रिजेक्ट कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इस केस के इश्यूज के बारे में। इस केस में 3 इश्यूज रेज हुए। पहला, क्या टाइम इस केस के कंसर्न पार्टीज के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस या सार है। दूसरा, क्या आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी डीडीए जैसी बॉडीज जो कॉन्ट्रैक्ट की खुद एक पार्टी हो पर लागू होता है। तीसरा, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 74 उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होता है जहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर अर्नेस्ट मनी फॉरफीट होने का टर्म हो। सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, if the contract contains any stipulation by way of penalty in case of breach of that contract, the party complaining of the breach is entitled to receive from the party who has broken the contract not exceeding the penalty stipulated for. और अब हम बात करते हैं जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लेंट के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि एप्लेंट द्वारा उल्लंघन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है क्योंकि बिड कैंसिल और सब्सिक्वेंट फॉरफीचर डीडीए ने अपनी चॉइस से किया और कोई नोटिस नहीं दिया गया था एप्लेंट को 75% पे करने के लिए। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 74 के अंडर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हो सकती एप्लेंट पर अर्नेस्ट मनी का फॉरफीचर के रूप में। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी वेव किया जा सकता है जब दोनों कंसर्न पार्टीज की सहमति हो। द बेंच सेड दैट इन द केसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ मनी, सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। ये भी कहा गया कि आर्टिकल 14 रिस्पोंडेंट पे एप्लीकेबल होगा टू प्रोवाइड इक्वल, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन। ये थी AOR जजमेंट। आई होप आपको ये केस समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।